हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ राजस्थान जी के भाई मौसम सर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम राजस्थान की संस्कृति के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ रहे थे, राजस्थान की प्रमुख प्रथाएं। और प्रथाओं में हमने 2 वीडियो क्लासेज आपको अवेलेबल करा दी हैं। तीसरी वीडियो क्लासेज और लास्ट हम कहें कि इस टॉपिक को हम समाप्त कर रहे हैं आज। देखो, इन तीनों वीडियो क्लासेज को आप प्रॉपर वे में देखें और अपने नोट्स मेंटेन करें। निश्चित रूप से कोई भी क्वेश्चन इन प्रथाओं से रिलेटेड आपका पेपर में बाहर नहीं जाएगा, ऐसा आश्वासन मैं आपको दिलाता हूं। देखो, लास्ट हमने एक प्रथा के बारे में बात की थी, दास प्रथा। कौन सी प्रथा? दास प्रथा। लेकिन दास प्रथा जो है, इसी से रिलेटेड एक और प्रथा की बात मैं आपसे आज करने जा रहा हूं। वो एक प्रथा है डावरिया प्रथा। कौन सी प्रथा? डावरिया प्रथा। देखो, डावरिया प्रथा क्या है? बेसिकली ये जो प्रथा है, ये प्रथा मोस्टली राजपूतों में प्रचलित थी। राजपूतों में प्रचलित थी और राजपूतों में प्रचलित इस प्रथा के अंतर्गत क्या होता था, जब किसी लड़की का विवाह होता था या राजकुमारी का विवाह होता था, तो उसकी सेवा के लिए, राजकुमारी की सेवा के लिए उसके साथ हमेशा, हम ये कहें कि राजकुमारी की सेवा के लिए उसके ससुराल, उसके साथ कुछ कुंवारी कन्याएं उसके ससुराल में भेज दी जाती थी। ये कुंवारी कन्याएं जो है, मैंने कहा था, एक प्रथा पढ़ाई थी, लड़के लड़कियों के क्रय बिक्री की प्रथा। वहां से कुछ लड़कियां खरीद कर, हम ये कह सकते हैं, इस राजकुमारी की सेवा के लिए इसके ससुराल भेज दी जाती थी। और ये हमेशा इसके ससुराल में रहकर आजीवन इस राजकुमारी की क्या करती थी? सेवा करती थी। हालांकि आगे चलकर इनका ससुराल में, राजकुमारी के ससुराल में ही इन कुंवारी कन्याओं का विवाह कर दिया जाता था। ये जो प्रथा है, ये अपने आप में कौन सी प्रथा है? डावरिया प्रथा। हम कहें कि राजपूतों में प्रचलित इस प्रथा के अंतर्गत राजकुमारी के विवाह के अवसर पर उसकी सेवा के लिए कुंवारी कन्याओं का भेजना कौन सी प्रथा के अंतर्गत आता है? डावरिया प्रथा के अंतर्गत आता है। देखो, इसी प्रथा से रिलेटेड 2 शब्दों की मैं आपसे और बात करना चाहूंगा। एक शब्द है ओलांदा, और एक और शब्द है ओलंदी। ओलांदा या ओलंदी। देखो, ये क्वेश्चन ग्राम सेवक एग्जाम 2016 में पूछा गया। ग्राम सेवक एग्जाम 2016 में पूछा गया, ओलांदा है या ओलंदी है, क्या है? देखो, ये भी विवाह की कंडीशन है। सामान्यतः हम जो सामान्य विवाह होते हैं, उन विवाहों में लड़की के साथ उसके छोटे भाई बहन या हम कह सकते हैं सगे संबंधी, छोटे भाई बहन या सगे संबंधी, लड़की के विवाह के अवसर पर उसके साथ उसके छोटे भाई बहन या सगे संबंधियों का ससुराल जाना, लेकिन वो परमानेंटली नहीं, कुछ समय पश्चात वो वापस अपने घर लौट जाते हैं। तो लड़के हैं तो ओलांदा कहलाते हैं, लड़की है तो ओलंदी कहलाती है। देखो, ओलांदा, ओलंदी और डावरिया प्रथा में बेसिक अंतर क्या है? बेसिक अंतर यह है कि यहां जो कुंवारी कन्याएं जाती हैं, वो स्थायी रूप से राजकुमारी की सेवा में उसके ससुराल में रहती हैं, जबकि यहां जाने वाले जो भी लोग हैं, वो 1-2 दिन 4 दिन पश्चात वापस अपने घर लौट जाते हैं। तो ये कहलाते हैं ओलांदा या ओलंदी, और ये कहलाती हैं क्या? डावरिया। ठीक है, तो ये 2 ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रथा, डावरिया प्रथा। पेपर में भी यहां से क्वेश्चन पूछा गया। आगे देखो, मैं इसी क्रम में आपसे आगे प्रथा के बारे में बात कर रहा हूं। वो प्रथा है बेगार प्रथा। कौन सी प्रथा? बेगार प्रथा। देखो, बेगार प्रथा क्या है? हम वैसे भी जनरली कहते हैं, कोई मजदूरी वगैरह हमें नहीं मिलती तो बेगारी करा रहे हैं। तो हम ये कहेंगे, देखो, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत बड़े बड़े महल, दुर्ग, छतरियां, निर्माण कार्य बड़े बड़े राजा महाराजाओं के समय में जो हुए हैं, क्या वो हम ये कहें कि इतना खर्चा उन बड़े निर्माण कार्यों में आया होगा? हम जानते हैं कि एक छोटा सा भवन बनाने में हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना होता है। उस समय इतने बड़े बड़े महलों का निर्माण कैसे हुआ? उसका रीजन ये है कि शासक और उसके सामंत जो है, अपनी प्रजा से, शासक और सामंत जो है, वो अपनी प्रजा से मुफ्त में क्या लेते थे? सेवा लेते थे। शासक और सामंतों द्वारा अपनी प्रजा से मुफ्त में ली गई सेवाएं क्या कहलाती हैं?
बेगार कहलाती हैं या बेगार प्रथा के अंतर्गत आती हैं। बेसिकली हम जानते हैं आजादी के पश्चात निश्चित रूप से कोई किसी भी व्यक्ति विशेष को बाध्य नहीं कर सकता बेगारी कराने के लिए या बिना मजदूरी कार्य कराने के लिए। तो आजादी के पश्चात ये प्रथा जो है स्वतः ही क्या हो गई, समाप्त हो गई थी। कौन सी प्रथा कहलाई, बेगार प्रथा। देखो इसी से रिलेटेड एक और प्रथा मैं आपसे बात करता हूं, वो प्रथा है सागड़ी प्रथा। कौन सी प्रथा, सागड़ी प्रथा। इसी को बोलते हैं हाली प्रथा और इसी को बोलते हैं बंधुआ मजदूर प्रथा। बंधुआ मजदूर प्रथा, सागड़ी प्रथा, हाली प्रथा या बंधुआ मजदूर प्रथा। देखो ये प्रथा क्या है, जनरली जो भी धनवान लोग हैं, धनवान जो लोग हैं वो गरीब लोगों को, गरीब या साधनहीन हम कह सकते हैं, उन लोगों को कुछ धन दे देते हैं और उस धन के बदले इस परिवार की एक सदस्य को अपने घर पर या अपने कार्य पर नौकर के रूप में क्या करते हैं, रख लेते हैं। और कब तक रख लेते हैं, जब तक दिया गया जो धन है वो ब्याज सहित वापस ना लौटा दिया जाए। तो हम ये कह सकते हैं सागड़ी, हाली या बंधुआ मजदूर मतलब बाउंडेड लेबर। बेसिकली इस प्रथा के अंतर्गत धनवान लोगों द्वारा जो भी गरीब लोग हैं, साधनहीन लोग हैं, उन लोगों को जो धन दिया जाता है, जो धन उधार दिया जाता है, उस धन के बदले या उसके ब्याज के बदले उस परिवार का एक सदस्य जो है वो अपने घर पर यहां नौकर के रूप में रख लेता है। और कब तक रख लेता है, जब तक वो धन ब्याज सहित वापस लौटा नहीं दिया जाता। तो ये प्रथा कहलाती है सागड़ी, हाली या बंधुआ मजदूर प्रथा। देखो 1961 में सागड़ी निवारण अधिनियम पारित किया गया और इस अधिनियम के तहत ये जो प्रथा है क्या कर दी गई, प्रतिबंधित कर दी गई। और आज हम जानते हैं बाल श्रम से संबंधित कई कानून भारत सरकार द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा बनाए जा चुके हैं और निश्चित रूप से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तो श्रमिक के रूप में कारखानों में अनुमति भी नहीं दी गई है। तो इस प्रकार से देखो हमने बात की डावरिया प्रथा, ओलांदा या ओलंदी, बेगार प्रथा और लास्ट हमने सागड़ी, हाली या बंधुआ मजदूर प्रथा। इसी क्रम में दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रथा के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। वो प्रथा है बाल विवाह और बेमेल विवाह प्रथा। बाल विवाह क्या है, हम जानते हैं अगर लड़की की उम्र 21 वर्ष से कम हो और लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम हो, निश्चित रूप से वो विवाह क्या कहलाएगा, बाल विवाह कहलाएगा। दूसरा शब्द जो है वो है बेमेल विवाह। इस बेमेल को अनमेल विवाह भी बोल देते हैं। बेमेल या अनमेल क्या है, आप लोगों ने कई बार सुना होगा लड़के की आयु या हम कहें कि दूल्हे की आयु 75 और दुल्हन की आयु 30। निश्चित रूप से दोनों की आयु में बहुत ज़्यादा अंतर है। ऐसे ही आप लोगों ने ऐसा भी सुना, निश्चित रूप से आप लोग सुन सकते हैं या सुना होगा कि दुल्हन की आयु 50 वर्ष और दूल्हे की आयु 25। तो ये जो कंडीशन है इसको हम बोलते हैं बेमेल विवाह। बाल विवाह और बेमेल विवाह समझ में आया। देखो सबसे पहले बाल विवाह की मैं बात करूं, भारत में पहला जो बाल विवाह है वो हम देखते हैं। भारत का पहला जो बाल विवाह है वो आप लोग नाम सुना होगा हर्षवर्धन, वर्धन शासक हर्षवर्धन जो है इनकी बहन थी राजश्री। क्या नाम था, राजश्री। राजश्री का विवाह कन्नौज के शासक, कहाँ के शासक, कन्नौज के शासक ग्रहवर्मा से किया गया। किससे किया गया, ग्रहवर्मा से हुआ। ये विवाह जो है अपने आप में क्या था, भारत का पहला बाल विवाह इसको ऐतिहासिक दृष्टि से माना गया। राजश्री की आयु जो है क्या थी, कम थी, ये अल्पवयस्क थी। देखो इस बाल विवाह को रोकने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा प्रयास किए गए। आगे चलकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था हम पढ़ते हैं वाल्टर कृत हितकारिणी सभा। वाल्टर कृत हितकारिणी सभा जो है हम जानते हैं इसका गठन 1888 ईस्वी में हुआ। इस सभा के निर्णय के अनुसार सबसे पहले बाल विवाह को प्रतिबंधित करने वाली रियासत कौन सी थी, जोधपुर थी। जोधपुर रियासत के शासक थे महाराजा जसवंत सिंह सेकंड। महाराजा जसवंत सिंह सेकंड के प्रधानमंत्री की मैं आपसे बात करूं वो थे प्रताप सिंह। इस प्रताप सिंह ने सबसे पहले जोधपुर रियासत में इस प्रथा को क्या किया, प्रतिबंधित किया। आगे चलकर 10 दिसंबर 1903 को
अलवर रियासत के द्वारा बाल विवाह और बेमेल विवाह निरोधक कानून पारित किया गया। ऐसा कानून पारित करने वाली अलवर रियासत राजपूताना की पहली रियासत थी। सबसे पहले प्रतिबंधित करने वाली रियासत जोधपुर थी, लेकिन कानून बनाने वाली पहली रियासत कौन सी थी? अलवर रियासत थी। यह क्वेश्चन महिला पर्यवेक्षक एग्जाम 2015 में पूछा भी जा चुका है। आगे चलकर देखो, इसी प्रथा से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाज सुधारक हुए हैं हरिविलास शारदा। हरिविलास शारदा जो है, इनके प्रयासों से 1929 में शारदा एक्ट बना। क्या बना? शारदा एक्ट, या इसी को हम बोल देते हैं बाल विवाह निरोधक अधिनियम। ये जो एक्ट है, इस एक्ट को संपूर्ण देश में लागू किया गया 1 अप्रैल 1930 को। यह क्वेश्चन भी एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम लागू कब हुआ? 1930 में। बना कब? 1929 में। और इस अधिनियम के तहत लड़के की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई और लड़की की आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई। निश्चित रूप से ये क्वेश्चन भी पेपर पूछा जाता है कि शारदा एक्ट के तहत लड़के की आयु जो है विवाह के लिए न्यूनतम क्या निर्धारित की गई? 18 वर्ष। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमने प्रथा पढ़ी है। वापस ध्यान दीजिएगा, हर्षवर्धन के समय में पहला बाल विवाह हुआ। महर्षि दयानंद सरस्वती के बाद वाल्टर के हितकारिणी सभा के प्रयासों से जोधपुर रियासत ने सबसे पहले इस प्रथा को प्रतिबंधित किया। शासक थे जसवंत सिंह और उनके प्रधानमंत्री प्रताप सिंह। पहला अलवर रियासत, कानून बनाने वाली पहली रियासत अलवर रियासत थी, जिसने 10 दिसंबर 1903 को बाल विवाह और बेमेल विवाह निरोधक अधिनियम बनाया। आगे चलकर हरिविलास शारदा के प्रयासों से 1929 में शारदा एक्ट बना और ये एक एक्ट जो है 1 अप्रैल 1930 को संपूर्ण देश में क्या हुआ? लागू हुआ। निश्चित रूप से इस अधिनियम के तहत लड़के और लड़की की आयु 18 और 14 वर्ष निर्धारित की गई। वर्तमान में लड़के और लड़की की आयु क्रम से 21 और 18 वर्ष निर्धारित है। इसी क्रम में दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रथा के बारे में और डिस्कस करने जा रहा हूं, वो है विधवा पुनः विवाह प्रथा। देखो, जनरली हम बात करें तो राजपूतों में प्रचलित इस प्रथा के अंतर्गत यदि किसी महिला का पति एक्सपायर हो जाता, तो पहले देखो मैंने सती प्रथा वगैरह के बारे में बात की, लेकिन अगर मान लो अब सती भी होना बंद हो गया है, तो आज भी वर्तमान संदर्भ में मैं बात करूं तो अगर किसी महिला का पति एक्सपायर हो जाता है तो वह महिला हमेशा आजीवन विधवा के रूप में जीवन यापन करती है। ये बहुत ही कह सकते हैं कि खतरनाक प्रथा थी। इस प्रथा के संदर्भ में सबसे पहले मैं बात करूं 1856 ईस्वी में एक समाज सुधारक हुए हैं ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से 1856 ईस्वी में तत्कालीन भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के प्रयासों से विधवा पुनः विवाह अधिनियम पारित किया गया। विधवा पुनः विवाह अधिनियम पारित किया गया और इस अधिनियम के तहत विधवाओं को पुनः विवाह करने की क्या दी गई? अनुमति दी गई। निश्चित रूप से पहला जो विधवा विवाह हुआ वो कौन से प्रांत में हुआ? बंगाल प्रांत में या बंगाल सूबे में पहला विधवा विवाह संपन्न हुआ। तो हम कह सकते हैं कि विधवाओं को जो पुनः विवाह करने की अनुमति नहीं थी, इस अधिनियम के तहत उनको पुनः विवाह करने की क्या दी गई? अनुमति प्रदान की गई। देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाज सुधारक और रहे हैं चांदकरण शारदा जो है, इन्होंने भी विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत प्रयत्न किए। 2 पुस्तकें इनके द्वारा रचित की गई। एक पुस्तक का नाम था दलितोद्धार और दूसरी पुस्तक का नाम था विधवा विवाह। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रथा हम कह सकते हैं। इस प्रथा के अंतर्गत बेसिकली महिला के पति की मृत्यु हो जाने पर उसे पुनः विवाह करने का अधिकार नहीं था, लेकिन ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से 1856 ईस्वी में तत्कालीन भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने विधवा पुनः विवाह अधिनियम पारित करके अधिकार प्रदान किए गए। पहला विधवा विवाह जो है वो कहाँ हुआ? बंगाल सूबे में हुआ। चांदकरण शारदा और महर्षि दयानंद सरस्वती का इस क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। चांदकरण शारदा के द्वारा दलितोद्धार और विधवा विवाह नामक पुस्तक की क्या की गई? रचना की गई। एक और प्रथा मैं देखता हूं, वो प्रथा है रियाण प्रथा। कौन सी प्रथा? रियाण या केसर प्रथा।
देखो, आप लोगों ने देखा होगा शादी विवाहों में मोस्टली शराब का आजकल बड़ा प्रचलन है। बिना शराब की शादियां, तो आप लोगों ने सुना होगा कि यार शादी में कुछ नहीं मिला। क्यों भाई? क्योंकि यार वहाँ पीने की तो व्यवस्था ही नहीं थी। इस प्रकार की बातें आप लोगों ने सुनी होंगी। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं राजपूतों में प्रचलित इस प्रथा के अंतर्गत कोई भी ओकेजन है, कोई भी अवसर है, उस अवसर पर निश्चित रूप से नशीले पदार्थों को खुले में क्या किया जाता है? परोसा जाता है। जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह परोसी जाती है, उस प्रकार से खुले में आपको शराब वगैरह परोसी जाएगी। ये प्रथा बेसिकली कहलाती है रियाण या केसर प्रथा। राजपूतों में प्रचलित इस प्रथा के अंतर्गत विशेष अवसरों पर नशीले पदार्थों को खुले में परोसना कौन सी प्रथा? रियाण या केसर प्रथा। तो इस प्रकार से दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आज हमने फिनिश कर लिया है। आप अपने नोट्स मेंटेन कर सकते हैं। देखिए, एग्जाम की दृष्टि से कोई भी क्वेश्चन मेरे हिसाब से इस वीडियो क्लासेस से बाहर नहीं जाएगा। आप मेरे YouTube चैनल पर इसी प्रकार से बने रहिएगा। आपका प्रेम और स्नेह मुझे इस चीज़ के लिए मोटिवेट करता है। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आगामी वीडियोज की सूचना आपको अविलंब मिल सके। धन्यवाद।